तो बेटा हम लोग आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा सा आज जो द हिंदू पेपर है, जो द हिंदू पेपर में आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे कि द हिंदू पेपर में आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जैसे कि आपको पता है कि केरल में एक शिप जो है वो समुद्र के अंदर टूट गया है, तब समुद्र के अंदर डूब गया है। ठीक है, क्या टॉपिक है? द हिंदू पेपर में एक द हिंदू पेपर क्या मतलब सभी जगह एक न्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूज़ ये है कि केरल में एक जहाज जो है वो डूब गया है। तो जहाज डूब गया है तो उससे हमारा क्या लेना देना? आप समझिए इस बात को, मतलब हम इस न्यूज़ को कैसे देखें। तो हमें इस न्यूज़ को ऐसे देखना है कि इन्वायरमेंट के कौन कौन से क्राइसिस हैं, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। समुद्र को खतरा क्या है, इकोसिस्टम को क्या खतरा है, और इसके हम सॉल्यूशन क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे कि इसके सॉल्यूशन क्या है। और साथ ही साथ जो है हम ये भी जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो एग्रीमेंट होते हैं या समझौते होते हैं वो क्या है। तो देखिए, अभी जो कह सकते हैं कि भारत में, मतलब हमारे भारत में केरल के तट पर एक जहाज था जिस पर लाइबेरिया का जो है झंडा लगा हुआ था, उस पर फ्लैग जो था लाइबेरिया का था, और ये कंटेनर लेके जा रहा था। ठीक है, पहले हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो कंटेनर लेके जा रहा था और जहाज का नाम है MSC ESELSA3। ठीक है, ये जो है जहाज का नाम है और ये क्या हो गया, ये डूब गया। उसके बाद जब ये शिप डूब गया तो उसके बाद केरल गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। 25 मई 2025 को ये घटना हुई। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो कंटेनर थे इसमें थे, ये समुद्र के अंदर डूब गए। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे डीजल वगैरह भी है। अभी आप सोचो कि अगर ये जो डीजल है, अगर ये अभी डीजल, भगवान का शुक्र है कि वो डीजल अभी समुद्र के अंदर नहीं मिला है, मतलब वो बाहर नहीं निकला है, ऑयल स्पिल नहीं हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ, तेल का रिसाव अभी नहीं हुआ है। अगर ये हो जाता है तो हमारे इकोसिस्टम पर, हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर क्या क्या असर होगा, बहुत सारी चिंताएं हैं। तो हम उनको डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको न्यूज़ बताई है। हम इसमें ये जानेंगे कि तेल का जो रिसाव होता है उससे क्या दिक्कत होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में, और एक जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है वो क्या है, वो हम जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, यहाँ सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो जहाज जा रहा था, इस जहाज में क्या था। सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये है। तो देखिए, इसमें कैल्शियम कार्बाइड था। ठीक है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड था। और आप समझिए कि इसके अंदर जो है कह सकते हैं कि जो ईंधन होता है, जो मतलब डीजल होता है, वो तो है ही इसके अंदर। और ऐसे में जब ये डूब जाता है, और आप ये समझ लीजिए कि केरल में जो अल्पुझा जगह है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो है 15 नॉटिकल माइल्स मतलब जो समुद्र में हम दूरी को नापते हैं नॉटिकल माइल्स में मापते हैं। तो यहाँ पे जो है ये कह सकते हैं ये घटना हुई है। और क्योंकि अब देखिए, इससे होगा ये कि जब ऑयल स्पिल हो जाता है या इस तरीके का कोई प्रदूषण होता है तो इससे जैव विविधता को तो नुकसान होगा, बायोडाइवर्सिटी को होगा, टूरिज्म को होगा, मछली पकड़ने वालों को होगा। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है, देखिए, अगर हमें समझना ये है, उसमें जो कैल्शियम कार्बाइड है, आप समझिए इस बात को कि जो कैल्शियम कार्बाइड है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, मतलब समुद्र में अगर कैल्शियम कार्बाइड जो है पानी के संपर्क में आ जाता है तो
जो वाटर है वो कैसा हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है। वाटर जो है एल्कलाइन हो जाता है। एल्कलाइन को क्या बोलते हैं, क्षारीय। तो क्षारीय होने से क्या होता है, उसका जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या बता रहा हूं, तेल समुद्र में जो पॉल्यूशन होगा, तेल का रिसाव होगा, तो उससे जो कैल्शियम कार्बाइड जो है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बाइड था। तो पानी के साथ क्रिया करने पे क्या बन जाता है, रिएक्शन करने पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो क्या करता है, अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, और ये पानी के पीएच लेवल को क्या करता है, बदल देता है। ठीक है। अब चूंकि मैं इस क्वेश्चन को क्यों डिस्कस कर रहा हूं, यूपीएससी 2023 में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। आप समझ लीजिए कि ऑयल स्पिल जो है, ऑयल जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, और कह सकते हैं मैरीन इकोसिस्टम के ऊपर ऑयल स्पिल के बारे में। तो यूपीएससी हमेशा ऐसे प्रश्न पूछता रहता है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने आपको बताया कैल्शियम कार्बाइड था, और साथ ही साथ जो है इसमें 365 टन भारी ईंधन है। ईंधन का मतलब क्या होता है, फ्यूल। ठीक है। अब देखिए जब तेल, बेटा थोड़ा वॉइस आपका बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है तो आवाज बंद करके रखिए बेटा। तो उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि तेल जब फैल जाता है, ठीक है, तेल जब फैल जाता है समुद्र के ऊपर, तो तेल क्या होता है, हल्का होता है। ऑयल हल्का होने के कारण क्या होता है, वो पानी के ऊपर ऐसे फ्लोटिंग करता रहता है। तेल मिक्स नहीं होता है, फ्लोटिंग करता रहता है। आप समझे इस बात। अब जब देखिए, अब जब सूर्य का प्रकाश आएगा, जब सनलाइट आएगी, तो सनलाइट में क्या होगा, सनलाइट में जो कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश जब नहीं आएगा तो समुद्र के जो पौधे हैं, जैसे कि समुद्र के अंदर क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। तो क्या होगा, जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, वो ठीक से नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस जब ठीक से नहीं होगा तो ऐसे में क्या होगा, जो समुद्र की जो खाद्य श्रृंखला है, जो फूड चेन है, वो डिस्टर्ब होगी। आप समझिए इस बात को कि इससे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और खाद्य श्रृंखला जो है, फूड चेन है, वो डिस्टर्ब होगी। पारिस्थितिक तंत्र जो है उसको क्या होगा, उसको नुकसान होगा। इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम को, मैंग्रोव डिस्टर्ब होंगे, कोरल्स डिस्टर्ब होंगे, है ना। और जो मछुआरे मछली पकड़ते हैं उनका जो लाइवलीहुड है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। वहां की जो लोकल अर्थव्यवस्था है, लोकल अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, जो लोकल लोग हैं वहां के, जो मछली पकड़ते हैं, या टूरिज्म है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुल मिला के जो तेल रिसाव होता है, ठीक है, ऑयल स्पिल होता है, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। क्योंकि तेल रिसाव जो होता है, जो समुद्री जीवन है, जो मरीन लाइफ है, क्योंकि तेल का पानी क्या करता है, सरफेस पे एक लेयर बना देता है, पानी से हल्का होता है, और पानी से हल्का होने के कारण क्या होता है, वो तेजी से फैलता है। ठीक है। और तेजी से फैलने के कारण क्या होगा, अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, पानी के अंदर ऑक्सीजन ठीक से नहीं कह सकते, ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है वो रुक जाएगा, तो क्या होगा, मछलियां हैं, समुद्री पक्षी हैं, डॉल्फिन हैं, कछुए हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, ये नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको कि 2010 में मैक्सिको की खाड़ी में डीप वाटर होरोजाइन एक जहाज था, उसके रिसाव से क्या हो गया, हजारों समुद्री जानवर जो है, कह सकते हैं जो मैरीन लाइफ होती है, वो पूरी डिस्टर्ब हो गई। और ये समुद्री जीवों पर असर तो पड़ता ही है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, उनकी जो इंसुलिन क्षमता होती है वो खराब हो जाती है, जिससे इनको क्या हो जाता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है। और हाइपोथर्मिया होने के कारण ये इनके डूबने की संभावना ज्यादा रहती है। और साथ ही साथ ये क्या है, जैव विविधता के लिए खतरा है, बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है ना, बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो क्या होगा, जो पारिस्थितिक तंत्र की जो मछलियां हैं, ठीक है, अन्य समुद्री जो प्रजाति हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। अब यहां पे हम ये बात करेंगे कि जो उसमें क्या है,
मैंने आपको बताया कि जो जहाज है MSC ELSA 3, उसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं, उसमें जो कैल्शियम कार्बाइड है, अभी कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ रिएक्शन करके मैंने अभी आपको समझाया था, लेकिन फिर से आप समझ लो कि ये क्या जब रिएक्शन करेगा तो एसिटिलीन बनाएगा, एसिटिलीन गैस, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिससे पानी क्या होगा, एल्काइन होगा। मैंने अभी आपको बताया पीएच लेवल बदल जाएगा, और जो उससे एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनके लिए खतरा हो जाएगा। और सवाल ये है कि ये जैसे आप देखेंगे पॉल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं पानी में, वो पॉल्यूटेंट्स क्या हो जाएंगे, उनके अंदर चले जाएंगे और हमारी खाद्य श्रृंखला, फूड चेन को डिस्टर्ब करेंगे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये और है क्या कि जो कोस्टल इकोसिस्टम है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर हमने कह सकते हैं कि डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया तो जो मछुआरे होंगे वो क्या होंगे, वो भी इंपैक्ट होंगे, टूरिज्म में इंपैक्ट होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब ये तेल फैल जाए इस प्रकार से समुद्र के ऊपर, तो उसके लिए कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिन टेक्निक से हम उसको रोक सकते हैं। तो एक तो टेक्निक है जिसका नाम है कंटेनमेंट बूम। एक जो टेक्निक है, ऑयल स्पिल होता है उसको रोकने के लिए एक जो टेक्निक है उसको बोलते हैं हम कंटेनमेंट बूम। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक यूज की जाती है ऑयल स्पिल के समय जब तेल फैल जाता है समुद्र के अंदर। दूसरा है स्कीमर, दूसरा जो है टेक्निक है स्कीमर बोलते हैं उसको, ठीक है। और तीसरा जो है ये कहलाता है सॉर्बेंट्स। सॉर्बेंट्स क्या होता है, तेल को एब्जॉर्ब करने के लिए, सोखने के लिए। जैसे कहीं आपने देखा होगा कि कुछ स्याही वगैरह गिर जाती है तो हम क्या करते हैं, एक वो होता है ना, एक टाइप का जो रबर टाइप की कुछ होती है जिसको हम लगा देते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, देखो, जिससे पूरा जो है पानी सोख लेता है। तो ऐसा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सब चीजें कर सकते हैं तरीके। लेकिन ये जो तरीके जो मैं आपको बता रहा हूं, प्रदूषण तो रोका जा सकता है, लेकिन इनमें भी जो है इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल इकोसिस्टम है, देखिए आप, उसमें अगर डिस्टर्बेंस होगा तो कैसे काम चलेगा। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये है कि जहाजों से जो पोल्यूशन होता है, जहाजों से जो प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, क्या कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है, क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो एक समझौता है, एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं मारपोल, MARPOL, ठीक है। एक समझौता है जिसको बोलते हैं मारपोल, MARPOL। ये समझौता जो मैरीन पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए जो है ये समझौता है, ये इंटरनेशनल, एक कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय एक एग्रीमेंट है, ठीक है। 1973 में आया था ये, लेकिन इसमें 1978 में इसको अमेंड किया गया। और ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कह सकते हैं कि इसको रोकने के लिए है। और भारत जो है इसमें सिग्नेटरी है। भारत सिग्नेटरी का मतलब क्या हो गया, भारत ने भी इसमें हस्ताक्षर किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो तेल का जो रिसाव होता है, ऑयल स्पिल होता है, उसके लिए कौन सा एग्रीमेंट है, मारपोल, ठीक है, मारपोल, MARPOL। कब लाया गया था, 1973 में लाया गया था। और इसका उद्देश्य है कि किसी तरीके से जो है जहाजों से जो प्रदूषण है उसको रोका जाए। भारत इसका क्या है, हस्ताक्षर करता है। तो मैंने आपको जो यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं, ये सभी जो है कह सकते हैं कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि अब हमें कंक्लूजन क्या देना होगा कि भविष्य को देखते हुए केरल को अपनी जो कमजोर कोस्टल लाइन है, मतलब जिस तरीके से घटना हो रही है,
केरल में जिस तरीके से घटना हुई है, उसी तरीके से मतलब उसको ध्यान में रखते हुए हमें हमें भविष्य के लिए, आप सोचिए, इंसान वही समझदार होता है जो भविष्य के लिए चीजों को समझता है। तो ऐसे जो डिजास्टर हैं उसके लिए भारत को रिएक्टिव होना चाहिए और पहले से वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये इसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए। मार्पोल के जो रूल्स रेगुलेशंस है उनका, गाइडलाइंस का फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र होता है, जो मेरीन इकोसिस्टम होता है, वो काफी फ्रेजाइल होता है, नाजुक होता है। ठीक है, बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि जैव विविधता और हमारा जो इकोसिस्टम है, अगर इसको नुकसान पहुंच गया तो आप ये समझ लीजिए ये मानव के अस्तित्व पे भी खतरा है। क्योंकि मानव का एग्जिस्टेंस तभी है, जब मानव का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि सभी चीजें सही है नेचर में। तो भविष्य में मतलब अब जरूरत ये है कि हमें वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है, मतलब ग्लोबल लेवल पे जो है हमें सहयोग करना चाहिए एक दूसरे का, और ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, ताकि हमारे जो महासागर हैं उनमें प्रदूषण ना हो और साफ और स्वच्छ बने रहे। तो ये टॉपिक जो मैंने समझाया था, जिसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपके सामने सभी रखी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये इन्वायरमेंट के टॉपिक से रिलेटेड है, GS3 में, है ना। प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, और इसमें जो चीजें मैंने आपको बताई ये करंट अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट